नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इतिहास के क्विक रिवीजन सीरीज में अब हम लोग मुग़ल साम्राज्य का पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने जितने भी प्रमुख शासक थे उन सब के बारे में चर्चा की, उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल शासन की व्यवस्था यानी प्रशासन, मुग़ल साहित्य, मुग़ल संगीत, मुग़ल चित्रकला, मुग़ल स्थापत्य कला इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, पहले वीडियो की ही तरह। चलिए शुरुआत करते हैं। मुग़ल शासन व्यवस्था में सबसे पहले हम प्रशासन को देखें तो प्रशासन में अगर हम बात करें तो मुग़ल बादशाह जो होता था वो अपने साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता था और उसके साथ कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे जो कि उसकी कार्यों को देख रेख करने के लिए होते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहले वकील या वजीर होता था, ये संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था। संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षक कौन होता था? पर्यवेक्षक कौन होता था? वकील या वजीर होता था। दीवाने आला या दीवाने कुल ये राजस्व संबंधी प्रशासन को मुगल काल में देखता था। मीर बख्शी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीर बख्शी मुगल काल में सेना विभाग का प्रधान होता था। ये मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश तथा उसके लिए जागीर की अनुशंसा करता था। मनसबदारी क्या है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला पद था मीर शमा या खाने शमा, ये राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। शद्र उस शदूर ये धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। देखिए जितने भी पद हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मुख्य काजी या काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। मुख्य काजी को काजी उल कुजात कहते थे और यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। मीरे आतिश ये भी इम्पोर्टेंट है। मीरे आतिश को दरोगा ए तोप खाना भी कहा जाता था और ये जो पद था ये मंत्री स्तर का ना होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि जो शाही तोप खाना होता था वो इसी के अधीन था। अगला दरोगा ए डाक चौकी, इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवाद वाहक थे। मुहत्सिब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पद और मीर बख्शी ये दोनों पद अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुहत्सिब क्या था? ये जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख पद थे जो कि मुगल काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा देखिए जो मुगल काल था उसमें जो प्रमुख शासक खासकर अकबर के समय से एक रूप प्रांतों का निर्माण हुआ और अकबर ने अपने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों में किया। 12 प्रांतों को सूबा भी कहा जाता था। अकबर के समय में यानी 12 प्रांत थे, लेकिन इसकी संख्या औरंगजेब के समय में बढ़कर 20 हो गई। ठीक है, यानी 20 अलग अलग राज्यों में उसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। सूबे के प्रधान को सिपाह सलार या सूबेदार कहा जाता था। जो प्रांत थे, प्रांतों का विभाजन सरकार में होता था, इससे संबंधित अधिकारी फौजदार और अमल गुजार थे। इसके बाद पुनः सरकार का विभाजन परगनों में होता था। परगनों से कुछ जुड़े प्रमुख अधिकारी सिकदार, आमिल, कानूनगो और फौजदार थे, जिसमें सिकदार ये कानून व्यवस्था का संरक्षक और भू राजस्वों के संग्रह में आमिल की सहायता करता था। आमिल भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। कानूनगो गांव के पटवारियों का मुखिया तथा स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था और फौजदार ये खजांची होता था। ओके, अकबर ने प्रत्येक परगने में जिसकी मालगुजारी की आय प्रतिवर्ष 1 करोड़ दाम थी उसमें करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति इसने राजस्व वसूलने के लिए ही की थी। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था लागू की थी, मनसबदारी व्यवस्था। इंपॉर्टेंट है, 1975 में मनसबदारी व्यवस्था 1675 में देखिए 1575 में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। ओके, 1575 में मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रत्येक मनसबदार का दर्जा 2 अंकों में व्यक्त किया जाता था। प्रथम अंक जो था वो जात दर्जा और द्वितीय अंक सवार दर्जा का बोधक होता था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का द्योतक था। ओके, ये मनसबदारी व्यवस्था थी जो कि अकबर ने लागू की। अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर ने अपने शासनकाल में दुअस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था को लागू किया, जबकि शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था। ओके, मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा गया है। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। चांदी का रुपया और तांबे का दाम
ये शेरशाह सूरी ने चलवाया था, जिसको आधुनिक रुपया व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ओके। देखिए, मुगल काल में कुछ प्रसिद्ध यात्रियों ने, बाहर के यात्रियों ने भारत का दौरा किया था जब मुगल काल था। ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। देखिए, अकबर के समय में फादर एंथोनी मोंसेरेत और रॉल्फ फिच ने भारत की यात्रा की थी। जहांगीर के समय में आप सबको पता होगा विलियम हॉकिंस, थॉमस कोरियत, फ्रांसिस्को पल्सार्ट और एडवर्ड टेरी, इन्होंने भारत की यात्रा की थी। जबकि शाहजहां के समय में पीटर मुंडी, टेवर्नियर, मनुची और बर्नियर ने भारत की यात्रा की थी। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मुगलकालीन चित्रकला को देखते हैं। देखिए, मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। हुमायूं के पहले बाबर के काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार भारत आया था जिसका नाम था बेहजाद। उसको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। मुगल चित्रकला का सबसे प्रारंभिक चित्र संग्रह दास्तान ए अमीर हमजा, या इसको हमजा नामा भी कहा जाता है, इसका निर्माण मीर सैयद अली और अब्दुस समद ने किया था। जबकि मुगल चित्रकला का अगर चरमोत्कर्ष काल देखा जाए तो ये जहांगीर का काल है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने सबसे उत्कृष्ट मकाम पर पहुंची और उसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुए, जिसमें कुछ प्रमुख थे मंसूर, अबुल हसन और फारूक बेग। जिसमें से जो मंसूर था ये दुर्लभ पशु और अनोखे पुष्प का बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था और उसकी बेहतरीन चित्रकारी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि मिली थी। ये दुर्लभ पशुओं और अनोखे पुष्पों का बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था। किसके काल में था? जहांगीर के काल में था। ओके। अकबर के काल में भी कुछ प्रमुख चित्रकार हुए थे जिसमें दशवंत, बशावन, अब्दुस समद और लाल प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, मुगलकालीन संगीत को देखते हैं। मुगलकालीन संगीत में अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे तानसेन, जिनका वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। इनका ग्वालियर में जन्म हुआ था और इनके गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन की अगर बात करें तो तानसेन राग दीपक और मियाँ की मल्हार के आविष्कारक थे। साथ ही साथ इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया और वीणा का भी इन्होंने आविष्कार किया था। अकबर ने इनको प्रसन्न होकर मिर्जा व कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ओके, ये तानसेन के बारे में है। अकबर की बात करें तो अकबर संगीत प्रेमी था। अकबर नगाड़ा स्वयं बजाता था, जबकि शाहजहां ध्रुपद गायक था। शाहजहां के काल में भी कुछ प्रमुख गायक थे जिसमें जगन्नाथ सबसे प्रमुख था। उसको महाकविराय की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अकबर की बात करें तो अकबर संगीत विरोधी था, लेकिन वो स्वयं बीड़ा सबसे अच्छा बजाता था। अकबर के काल में अकबर जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था वो संगीत विरोधी था, लेकिन उसी के काल में सबसे अधिक संगीत पर पुस्तकें लिखी गई और वह स्वयं भी बीड़ा बजाता था। ओके। मुगलकालीन साहित्यों की बात करें तो मुगल काल में पुस्तकों का फारसी अनुवाद बहुत हुआ। अनुवाद विभाग की स्थापना भी मुगल काल में अकबर ने की थी। तो मुगल काल में पुस्तकों के फारसी अनुवाद किए गए, जिसमें महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। रामायण का भी फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली के नाम से किया, जबकि लीलावती और नल दमयंती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। ये सभी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कुछ अन्य पुस्तकें मुगल काल की, जिसमें हुमायूं नामा, ये हुमायूं की जीवनी थी और उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल ने इसकी रचना की। आलमगीर नामा मोहम्मद कासिम ने इसकी रचना की। और तबकाते अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ थीं। इसके अलावा कुछ और मध्यकालीन पुस्तकें देख लें, ये मिलान करने के लिए अक्सर आता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तबकाते नासिरी मेनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तारीख़ फ़िरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी ने इसको लिखा। तारीख़ फ़िरोज शाही ये शम्स ए सिराज अफ़ीक ने लिखा, यानी तारीख़ फ़िरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है और शम्स ए सिराज अफ़ीक ने लिखा है। ताजुल मासिर हसन निजामी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारीख़ यामिनी उतबी ने लिखा है। उतबी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। तारीख़ मुबारक शाही आहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा। तुगलकनामा खजाइन उल फुतुह और नूह सिपर तथा तारीख़ अलाई अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो जो कि मोहम्मद गोरी के साथ आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसकी जो पुस्तकें लिखी गई हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा।
तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। तारीख़ शेरशाही या तुहफ़ात ए अकबर शाही ये अब्बास खां सरवानी ने लिखा। मुंतखाब उत तवारीख़ अब्दुल कादिर बदाऊनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंतखाब उल लुबाब खफ़ी खां ने लिखा। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर और मोतमिद खां ने लिखा। पादशाह नामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँ नामा इनायत खां ने। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर और मजमा उल बहरीन यानी दो समुद्रों का संगम दारा शिकोह ने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने ही किया था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हो गई। अब बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला का सबसे स्वर्णिम युग शाहजहाँ का काल माना जाता है। शाहजहाँ के काल में मुगल काल की जो स्थापत्य कला थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, लेकिन उससे पहले भी जो प्रमुख शासक थे उन्होंने भी कुछ दिलचस्पी दिखाई स्थापत्य में, जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसको हम लोग देखते हैं। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद और संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ओके, हुमायूं का शासन ज़्यादा दिन तक था नहीं, वो भटकता रहा जितने साल उसने शासन किया, तो उसने स्थापत्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण उसने करवाया था। आगे बात करते हैं अकबर की। देखिए, अकबर के काल में स्थापत्य पर ध्यान काफ़ी दिया गया था। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा यानी अपने पिता का मकबरा बनवाया। इसकी शुरुआत हमीदा बानो बेगम ने किया था। हुमायूं के मकबरे के बारे में जानते हैं। हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा है और ये पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से युक्त मकबरा है। ओके, इसके अलावा अकबर ने आगरा का किला बनवाया, जिसमें जो पश्चिमी दरवाज़ा था उसको दिल्ली दरवाज़ा के नाम से कहा जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी आगरा ने किया था गुजरात विजय के बाद। जामा मस्जिद भी अकबर ने ही बनवाई। फतेहपुर सीकरी में ये जामा मस्जिद है। एक दिल्ली में भी है जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये फतेहपुर सीकरी का गौरव इस जामा मस्जिद को कहा जाता है और इसका जो जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है उसी को बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी। ओके, अकबर के बाद जहांगीर ने भी स्थापत्य के क्षेत्र में कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इसका काल वो चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। इसने आगरा में, इसकी पत्नी नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था, जिसमें सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। तो पित्रादुरा का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? एतमाउद्दौला का मकबरा, जिसको नूरजहाँ ने बनवाया था। ओके, इसके अलावा कश्मीर में इसने शालीमार बाग और निशात बाग की स्थापना की थी जहांगीर ने। बात करते हैं शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ का काल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहलाता है। शाहजहाँ के जो कुछ प्रमुख स्थापत्य हैं उसमें सबसे पहला स्थापत्य है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके शिल्पकार हमीद अहमद थे। लाल किला के अंदर काफ़ी सारे भवन स्थित हैं, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध इसकी स्थापत्य आगरा का ताजमहल है। 1631 में इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। अहमद लाहौरी इसके शिल्पकार थे, यानी बनाने वाले अहमद लाहौरी थे। और ताजमहल को मुमताज महल, जो कि शाहजहाँ की पत्नी थी, उसके निर्माण में, उसकी याद में निर्माण इसका किया गया था। ताजमहल वर्तमान में विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है और 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके अलावा शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली में तख्ते ताऊश यानी मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। ओके, इसके बाद औरंगजेब का काल भी स्थापत्य की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध सिर्फ एक ही चीज़ का निर्माण करवाया, राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि उसकी पत्नी थी, जिसको ताजमहल की नकल भी कहा जाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। उसका निर्माण उसने औरंगाबाद में करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। ओके, तो ये कुछ प्रमुख मुगल काल के बारे में जानकारियाँ थी और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। देखिए, मुगल काल 2 ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।